उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई गैस्ट्रिक एसिडिटी के ऊपर वीडियो बनाओ। उनका ये कहना था कि जो GERD होता है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम आती है इसोफेगस में, वो क्यों होती है और हाइपर एसिडिटी क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा आपके स्टमक के बारे में। जो स्टमक होता है उसकी अगर एनाटॉमी की बात की जाए तो इसकी जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उन पे होती हैं कौन, पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्या करती हैं दोस्तों, ये HCl को बनाती हैं। ठीक है, तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कैसे बनता है, पहले तो अपन को ये समझना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह से बनता है ये हम समझेंगे। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये होती है दोस्तों पैराइटल सेल, और उसके आसपास होती है दोस्तों कुछ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा होता है हमारा ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ मात्रा में H2 होता है, पानी होता है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो दोस्तों यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स होती हैं इनके ही पास होता है दोस्तों लुमेन ऑफ स्टमक। ये एक एरिया है, उसका नाम है स्टमक ल्यूमन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं दोस्तों उनके अंदर से जो पानी और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ये पैराइटल सेल्स में पहुँच जाती है। तो ये क्या बनता है, H2CO3। H2CO3 यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। H2CO3 जो कि दो पार्ट्स में टूट जाता है पैराइटल सेल्स के अंदर। पहला होता है H आयन मतलब कि हाइड्रोजन के आयन, और दूसरा होता है HCO3 आयन मतलब कि बाइकार्बोनेट्स के आयन। तो यहाँ पे जो H आयन है मतलब हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं दोस्तों ये ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुँचते हैं, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुँचेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहुँचेगा, वहाँ से एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ स्टमक से कुछ पोटेशियम आयन आते हैं, मतलब कि जितने ज़्यादा पोटेशियम आयन पैराइटल सेल्स में आएंगे उतने ही हाइड्रोजन आयन पैराइटल सेल से ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुँच जाते हैं। सो वहीं बात की जाए जो बचा हुआ पार्ट है बाइकार्बोनेट्स का, तो भाई ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स जो आयन है पैराइटल सेल्स के ये ब्लड में पहुँचते हैं। जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 ये ब्लड में पहुँचेंगे, और यहाँ ब्लड से क्या आएगा, क्लोराइड्स के आयन आएंगे। कहाँ पे, पैराइटल सेल्स में। और जितनी भी जो एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है, मतलब कि जाए हाइड्रोजन से पोटेशियम का, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जैसे कि एटीपेज एंजाइम। ज़्यादा डीपली मैं बताऊंगा नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा। सो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो चुका है कि भाई हमारी जो पैराइटल सेल्स हैं उनमें से H2 आयन मतलब हाइड्रोजन के आयन ल्यूमेन ऑफ गैस स्टोमक में पहुंच चुके हैं, और जो HCO3 के जो आयंस थे मतलब बाइकार्बोनेट के जो पैराइटल सेल्स के अंदर थे ये ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ब्लड से क्या आया, क्लोराइड के आयंस। सो भाई ठीक है, अब जो हाइड्रोजन के आयन थे ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुंच गए थे, और पैराइटल सेल्स में अब है क्लोराइड्स के आयन। तो ये जो क्लोराइड्स के आयन है दोस्तों ये भी ल्यूमेन ऑफ स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे H+Cl क्या हो जाएगा, HCl। तो इस तरह से HCl का प्रोडक्शन होता है। और ये कब होता है ये भी समझ लो कि भाई जितना भी HCl बनेगा ये तभी बनेगा जब हिस्टामाइन पे जो सीक्रेशन होगा, हिस्टामाइन बाइंड होगा, तभी आके ये प्रोसेस होगी। मतलब कि हिस्टामाइन जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका जो HCl का प्रोडक्शन है वो होगा। सो भाई ये तो था पूरा प्रोसीजर कि भाई HCl क्यों बनता है, कैसे बनता है। दोस्तों ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़रूरी है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। लेकिन कई लोगों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको एसिडिटी हो जाती है, वो परेशान होने लगते हैं। सो यहाँ पे उनको छाती में दर्द भी होने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से जो हिस्टामाइन के एक्सेसिव सीक्रेशन के कारण ये बनता है HCl। अब समझते हैं दोस्तों GERD क्या है। दोस्तों यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज की बात की जाए तो क्या होता है, जो हमारा भोजन हमने खाया तो वो अंदर चला गया पेट में, स्टमक के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जो स्टमक होता है उसके मुंह पर एक स्पिनेक्टर लगा होता है। स्पिनेक्टर का काम ये है दोस्तों कि ये खाने को बाहर नहीं आने देगा। लेकिन कई लोगों में ये एसिडिटी कारण और भी कई कारण होते हैं, उनके कारण ये मुंह खुला रह जाता है, स्पिनेक्टर बंद नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत भी खुला रह सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो स्टमक के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उसके कारण खाना कभी कभी बाहर आ जाता है, या कभी कभी एसिड भी बाहर आ जाता है। तो जब
एसिड स्टमक से बाहर आएगा तो ईसोफेगस में पहुंचेगा, और ईसोफेगस कहाँ होती है, यहाँ। तो ये ईसोफेगस में क्या होगा, जलन होगी, वहां पे उनको दर्द होने लगेगा। तो इस तरह से उनको लगता है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, हमें जलन हो रही, उसमें आपकी छाती में दर्द होगा, गैस बनेगी, उल्टी होगी, जी मिचलाएगा, और कई लोगों में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो उनको रेफर भी करना पड़ता है। सो इस तरह से होता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये HCl का जो सीक्रेशन बढ़ जाता है या हिस्टामाइन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो कि हिस्टामाइन की वजह से HCl बन रहा है। तो यहाँ पे स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, किसी किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा वजन होता है उसके कारण भी होता है, और कई प्रेगनेंसी में कई महिलाओं में ये देखा जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सुबह सुबह उल्टियाँ होती हैं और जी मिचलाता है, NVP बोलते हैं, जिसे नोजिया एंड वॉमिटिंग कहते हैं। सो प्रेगनेंसी में नॉर्मल माना जाता है, ये होता ही होता है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे कारण हैं जो स्पिनेक्टर को बंद नहीं होने देते, जिसकी वजह से हिस्टामाइन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है। सो भाई ओवरऑल देखा जाए तो ये है कि भाई आपके स्टमक में हिस्टामाइन सीक्रेशन बढ़ेगा, हिस्टामाइन बाइंड ज़्यादा होगा तो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे आपका स्पिनेक्टर कमज़ोर होने लगेगा। वो हो सकता है कि खुला रह जाए थोड़ा, और आपको जो GERD वाला सिम्टम्स है, खाना बाहर आने वाला, वो देखने को मिल सकता है, और सीने में जलन। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, क्या किया जाए? देखो भाई, यहाँ पे आप कुछ एंटासिड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि जेलोसिल होता है, डाइजिन वगैरह, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप कोई भी जो हिस्टामाइन ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं जैसे कि रेनिटिडिन वगैरह, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। रेनिटिडिन के ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो मॉलिक्यूल्स वाली हमारी जो सीरीज है उसमें आपको देखने को मिलेगा। रेनिटिडिन के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पे कुछ रेनिटिडिन इन द सेंस एल्सिलोक, ऐसी गोलियां होती हैं जो कि H2 ब्लॉकर होती हैं, और उसके अलावा आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं अगर गैस ज़्यादा हो रही है तो। यहाँ पे PPIs होते हैं जैसे कि रेविप्राजोल, डोम्पेराडोन एक अलग चीज़ है, लेकिन रेविप्राजोल, ओमिप्राजोल या इसमप्राजोल, बहुत तरह तरह के होते हैं, पेंटाप्राजोल वगैरह, इन सबको आप ले सकते हो। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, रेनिटिडिन हो, रेविप्राजोल, कोई भी हो, ये आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकते। परमानेंट रिलीफ पाने के लिए आपको अपने उन कामों को करना होगा जो आप ज़्यादा कर रहे हो, उनको बंद करना होगा। जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो तो बंद करना होगा, ड्रिंकिंग करते हो तो शराब पीना बंद करना होगा, उसके अलावा वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करिए, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, और ज़्यादा पानी पीने से आपकी एसिडिटी कंट्रोल में आ जाएगी। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो देखो भाई, ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो प्रेग्नेंट होना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में ये अन्य किसी कारण से होता है, बट उन कारणों को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे प्रेगनेंसी में दवाइयाँ आती हैं, उनसे उनका काम चल जाता है। सो ये तो थी जानकारी दोस्तों कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनता है, कैसे बनता है, और GERD क्यों होता है, क्या होता है। सो इससे आपको कैसे बचना है, उसका ट्रीटमेंट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।